Hi guys, welcome to the Coding Ninjas YouTube channel, and in this video we will see how to crack on campus and off campus placements. Okay, so इस वीडियो के अंदर ना हम ये नहीं जानेंगे कि कैसे इनको क्रैक करते हैं, इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि कैसे फाइट करना है इंटरव्यूज़ के लिए। आप देखोगे काफ़ी सारी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आप भरते भी हो, पर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बीच में रह जाती हैं। तो आपको इस पूरे वीडियो के अंदर वी विल सी हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, कैसे कोडिंग को स्टार्ट करना चाहिए, कितना कितना टाइम आपको कोडिंग को देना चाहिए, कितना टाइम आपको अपने लैंग्वेजेस को, डेटा स्ट्रक्चर्स को देना चाहिए, कौन से प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ कर सकते हो, उनके अलावा गाइडेड पाथ्स हो सकते हैं काफ़ी अच्छे। देन मूविंग अहेड आपको कौन से प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, कितने प्रोजेक्ट्स करने चाहिए एक प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रैक करने के लिए। एंड मूविंग अहेड वी विल ऑल्सो सी हाउ टू स्टडी फॉर द कोर सब्जेक्ट्स। ओके, कोर सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देना चाहिए, कितने टाइम में एक सब्जेक्ट को हम कवर कर सकते हैं, उनमें क्या क्या मेजर टॉपिक्स होते हैं जिनको ध्यान रखने के, उनके बाहर 90% ऑफ द टाइम कंपनीज उन्हीं टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछती है कोर सब्जेक्ट के अंदर। एंड आगे जाते जाते हम सारा कवर करते हुए एक एंड में इंटरव्यू प्रेप रखेंगे कि मिसलेनियस चीज़ें क्या रखनी है, हमें रिज्यूमे कैसे बनाना चाहिए, हमें कैसे एक इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना चाहिए जो अपकमिंग आएगा। तो ये ओवरऑल कंटेंट है हमारी वीडियो का, एंड इस वीडियो के अंदर हम बिल्कुल इंटरव्यू रेडी हो जाएंगे, प्लेसमेंट क्रैक करने के लिए हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, so let's begin with the video, and before moving ahead I would like to tell you to subscribe to the Coding Ninjas YouTube channel, hit the bell icon so that you get notified for every new video. So let's begin with this topic. सबसे पहली चीज़ हुई कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होनी चाहिए। अभी मैंने तो बहुत ऊपर से आइडिया दिया, बट नाउ आई विल टेल यू इन ब्रीफ व्हाट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड। ओके, सो आपको सबसे पहली चीज़ जो देखनी है वो है आपका लैंग्वेज। आप अगर बिगिन कर रहे हो, आपको कोडिंग नहीं आती है, तो आपको कोई कोडिंग लैंग्वेज उठानी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद आपको एक DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम का पूरा टॉपिक्स का सेट उठाना है, उनको फॉलो करना है, उनको कंप्लीट करना है। हर एक टॉपिक पे एटलीस्ट 25 to 30 क्वेश्चंस तो निकालने हैं मिनिमम, है ना। उसके बाद तो प्रैक्टिस करते रहोगे तो अपने आप बढ़ता रहेगा। और इसके हिसाब से ना आपको जाके एक कोर सब्जेक्ट्स करना पड़ेगा। मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ जो चीज़ें आपको प्लेसमेंट में बिल्कुल हेल्पफुल रहेंगी। ये चीज़ें करो लोगे ना तो आपकी प्लेसमेंट लगना तो भाई पक्का है। ओके, लैंग्वेज हो गया, DSA हो गया, कोर सब्जेक्ट्स हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गया। अब लोग क्या करते हैं, यहाँ तक तो बढ़िया चल रहा है, मतलब आजकल इतना रिसोर्सेज अवेलेबल है कि पीपल ट्राई टू कवर दीज टॉपिक्स ईजिली। बट इसके अलावा जो आता है ना, दैट इज़ रिज्यूमे। आपका रिज्यूमे बहुत मैटर करता है। ठीक है, इसके बाद आप कैसे अप्लाई कर रहे हो, हाउ टू अप्लाई करना, मतलब कहाँ कहाँ पे आपको जो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपको कहाँ ढूंढनी है अपॉर्चुनिटीज़ को, उन अपॉर्चुनिटीज़ में अप्लाई भी कर रहे हो तो रेफरल कैसे लेना चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा आपके मिसलेनियस चीज़ें हो गई हैं, जैसे कि आपका एप्टीट्यूड वाला पार्ट हो गया, है ना। आपका इंटरव्यू में कैसे आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को, विद इन 5-10 मिनट्स जो इंटरव्यू से पहले का टाइम होता है, आपको कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। मैं क्या करता हूँ अपने टाइम पे। ओके, एंड इंटरव्यू के लिए एक्चुअली में स्ट्रक्चर क्या होता है एक इंटरव्यू का। आपके साथ ऐसा ना हो ना कि आप इंटरव्यू देने बैठ गए पर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता। इंटरव्यू से पहले आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। अगर आपको पता है कल मेरा भाई इस कंपनी का इंटरव्यू है, तो हाउ टू प्रिपेयर एंड क्रैक दैट कंपनी। ओके, सो दिस इज़ द ऑल थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड एक्चुअली। नेक्स्ट इज़ लैंग्वेज एंड DSA को ब्रीफली देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपने कोई कोडिंग लैंग्वेज नहीं करी है ना, तो आई वुड सजेस्ट बिल्कुल बेसिक पे, बिल्कुल आपको पता ही नहीं है कुछ भी कोडिंग के बारे में, तो 2 लैंग्वेजेस तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगा, दैट इज़ C++ या फिर जावा। इन दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज आप पिकअप कर लो एंड मूव अहेड। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने कोई लैंग्वेज सीख रखी है ऑलरेडी, आप उसे फॉलो करो। आप पाइथन पे भी जा सकते हो, आप जावा स्क्रिप्ट पे भी जा सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि आपको वो सीखने में कोई इशू होगा या रिसोर्सेज कम है, इनके भी अच्छे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा आपको C++ एंड जावा दोनों के मिलेंगे। द थिंग दैट प्रॉब्लम बना सकती है कि कुछ कंपनीज होती हैं, 5-10% कंपनीज, जो शायद अपने कंपाइलर में पाइथन और जावास्क्रिप्ट ना दे, और उस मोमेंट पे क्या होगा कि आपको तो यही लैंग्वेज आती है और आपको वो लैंग्वेज एज अ ऑप्शन नहीं दिया, तो आप ऐसे मिस नहीं करना चाहोगे अपॉर्चुनिटीज़ को। तो आपने कोई लैंग्वेज पिकअप कर ली, ठीक है, लैंग्वेज के हमने 1 से 2 वीक्स के अंदर, 1 से 2 वीक्स के अंदर हमने उसके बेसिक्स कर लिए। बेसिक्स में क्या होता है अपना, हमारे लैंग्वेज के कीवर्ड्स क्या है, सिंटैक्स क्या है, हम एक कोड का टेम्पलेट अगर बना के रख लें कि स्टार्टिंग में ये चीज़ होता है, ये मेन फंक्शन हो गया हमारा, इसमें मल्टीपल फंक्शन आ गए, थोड़ा सा हमने ये चीज़ें कवर कर ली। ठीक है, बेसिक्स हमने 1 से 2 वीक, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ मैं। अगर ये फर्स्ट ईयर के हिसाब से है बिल्कुल, अगर तुम 3rd-4th ईयर में हो तो 1 हफ्ते में तो हो जाना चाहिए ये। बेसिक्स हो गया आपका एंड सारा कुछ। देन आपके पास क्या आता है, जब आपने बेसिक्स कर लिया, बेसिक्स में आपका कीवर्ड्स, फॉर लूप्स, एरेज,
एरेज मतलब होते क्या है, इट्स नॉट लाइक एरेज के क्वेश्चन, इट्स लाइक एरे क्या होता है, डेटा कैसे स्टोर करते, पूरा बेसिक है। मतलब एरेज आई स्टिल बिलीव डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, बट फॉर लूप्स, एरेज, पॉइंटर्स अगर C++ कर रहे हो या फिर अगर पाइथन कर रहे हो तो आपका सारे मतलब स्ट्रिंग के मेथड्स हो गए, वो सारा कुछ। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ आपको एटलीस्ट 2 से 2.5 मंथ्स लगाने हैं। अब इसमें मंथ्स का मतलब पता है क्या है, कि आपको डेली एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस तो करने हैं। ओके, सो अगर मैं कहूँ 4 क्वेश्चन यार, तो 4 क्वेश्चन अगर मैं कहूँ आपको 7 अपने 60 + 75 डेज है ना, 75 × 4 कर लो, आपके पूरे 300 क्वेश्चन बन रहे हैं। ये मिनिमम क्वेश्चन है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के, तो आपको मिनिमम 300 से 350 क्वेश्चन तो करने हैं। उससे क्या होगा, आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि डेटा स्ट्रक्चर्स में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। कोई क्वेश्चन आएगा ना तुम्हारे सामने, थोड़ा तुम हिट कर पाओगे कि ओके इस क्वेश्चन में शायद ये चीज़ें लग जाएंगी क्योंकि मैंने पहले कर रखा है ऐसा। तो 4 क्वेश्चंस करने हैं पर डे आपको, है ना। और इसके अंदर 75 डेज में मान के चलो 2 से 2.5, ठीक है। आप 4 क्वेश्चन से ज़्यादा करोगे तो 2 मंथ्स में भी हो जाएगा। और कई दिन होंगे टू बी ऑनेस्ट कि एक ही क्वेश्चन हो पा रहा है, कई दिन होंगे कि आपके 10 क्वेश्चन भी हो रहा है। इट डिपेंड्स टॉपिक टू टॉपिक। ऑनेस्टली मैं बताऊँ, ट्रीज जब स्टार्ट किया था मैंने, मेरे दिन में 10 क्वेश्चन भी हो रहे थे, पर जब मैंने डायनेमिक प्रोग्रामिंग किया था, ग्राफ किया था, दिन में 1-2 ही हो रहे थे। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। और ये नहीं सोचना है कि आपने एक हफ्ते में बस एक क्वेश्चन किया, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो फाइट है ना इसकी इंटरव्यू प्रिपरेशन की, आपको क्रैक कैसे करना है कंपनीज़ को, इसके अंदर सबसे मेन चीज़ है आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। चाहे आप क्वेश्चन 2 करो यार, कंसिस्टेंटली कर रहे हो, बीच में कोई ब्रेक नहीं ले रहे हो ना, तभी आपके पास एक मतलब पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं क्रैक कर लूँगा। वाई? बिकॉज आप 15 डेज़ ना, अगर आपने कम क्वेश्चन करे, 16 डे आप ये सोचो यार मैं तो कुछ करा नहीं है, अब ब्रेक ले लो, वहाँ पे प्रॉब्लम है। वो ब्रेक कभी नहीं लेना है आपको। 15 डेज़ हो गया, ओके यू नो आपने कम करा है, क्वेश्चन आगे बढ़ा लो। क्योंकि ये जो ओवरऑल 2.5 मंथ की मेहनत है ना, ये एंड में ही रिजल्ट देगी, ये बीच में रिजल्ट नहीं देगी 15 दिन बाद। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है, आपको कंसिस्टेंटली ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो 4 क्वेश्चंस आपको टाइम के साथ मैंने बता दिया। बेसिक्स मैं बता दूं आपको, तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। आपको W3 स्कूल्स करके एक साइट है, हर एक उसके लिए मिल जाएगी। आपको यूट्यूब पे हमारी कोडिंग निंजास के ऊपर ही इतने सारे प्लेलिस्ट बना रखे हैं। अगर C++ जावा स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपको बिल्कुल बेसिक्स के तो वीडियोस भी मिल जाएंगे। और अगर आपको इन डेप्थ अच्छे से करना है, देन यूट्यूब पे हमारे कोर्सेज भी हैं इसके। नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम को अगर आपने करना है, तो कोडिंग निंजास का ना बहुत सही चीज़ मिला है मेरे को, वो है गाइडेड पाथ जो मैंने देखा है। तो बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी टेल यू अबाउट दिस, अबाउट द कोड स्टूडियो प्लेटफॉर्म बाय कोडिंग निंजास. So for those of you who want to code, do visit Code Studio by Coding Ninjas. It is a free platform which provide online compilers like in Python, Java, C++. If you have upcoming interviews, it is the best platform to prepare, okay? And it contains top interview questions, their solutions, and guided path to various topics in data structures and algorithm also. So कोडिंग निंजास का जो गाइडेड पाथ वाला सेक्शन है ना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इट्स लाइक तुम्हें पता है कि ये चीज़ें तुम्हें करनी है, क्वेश्चंस दिए हुए एक एक, उस क्वेश्चन पे जाओ और ट्राई कर लो, तो आपका कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी। आप रोज़ के 4 क्वेश्चन ट्रैक भी कर सकते हो। आप ये भी देख सकते हो कि गाइडेड पाथ है मेरा, कि यहाँ तक मैंने कर लिया, ये क्वेश्चन और करने हैं, तो आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है। और इससे अगर आगे तुम्हें रिसोर्सेज चाहिए तो कोडिंग निंजास के कोर्सेज हैं तुम्हारे पास, यूट्यूब पर कोर्सेज डाल रहे हैं, सारा कुछ है। नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज़, इन चीज़ों को जो करने के बाद आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, रिवीजन कैसे करना है, इन चीज़ों को मैंने बता दिया यार 2 से ढाई महीने करना है। अब ये थोड़ी आप 4 क्वेश्चन कर रहे हो भूल जाओ, ऐसा नहीं करना। सबसे मेन चीज़ है आपको नोट टेकिंग प्रैक्टिस रखनी है। चाहे आप बेसिक्स कर रहे हो, C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, एनीथिंग, आपको नोट टेकिंग रखना है, प्लस रिवीजन करते रहना है, और प्लस आपको कंसिस्टेंसी जो मैंने ऊपर बताई है वो चीज़ करते ही रहना है। द थिंग इज़, नोट टेकिंग के अंदर क्या है, आप ना ऐसे पेज है, मैं पूरा बता रहा हूँ कैसे नोट्स भी लेते हैं। जो मैं करता था, मैं क्या करता था, अपना लॉजिक लिखता था, मैं कोड नहीं लिखता था कभी। यहाँ पे मैंने लॉजिक लिखा, और एक वेबसाइट थी pace.org, ठीक है। मैं यहाँ जाता था, अपना कोड मैंने कहीं पे लिखा हुआ है, उसको मैं लिख के कॉपी करके इस साइट पे पेस्ट कर देता था। इससे क्या आता था, मेरे पास 6 डिजिट का ना एक यूनिक कोड आता था। वो 6 डिजिट का यूनिक कोड का हेल्प क्या होता था मेरे को, जैसे कि मैंने pace.org पे गया मैं, और मैं वो 6 डिजिट का यूनिक कोड लिख देता हूँ ना अगर, तो मेरा कोड खुल जाता था। तो मैं क्या करता अपने नोट्स लिखे यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने वो 6 डिजिट्स लिख दी उस यूनिक कोड की। तो मेरे को कोड नहीं लिखना पड़ा, पूरा सिंटैक्टिकली वो पूरा अच्छे से मतलब टैबिंग वगैरह होके वहाँ पे लिखा हुआ है। तो इफ़ आई वांटेड टू सी मेरा कोड क्या था, मैं डायरेक्टली साइट पे जाकर अपना कोड देख लेता था, और लॉजिक मैं कॉपी में लिखता था। तो इससे मेरे को बहुत बेनिफिट होता था। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, नोट्स कैसे लेता था मैं।
कि लॉजिक लिख लिया मैंने, क्या चीज़ कैसे सोची, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ लिख ली, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बनाई मैंने। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन आपको क्या है, मैं तो प्रेफरेबली क्या करता हूँ, एक वीक में एक बार ही रिवाइज तो करता हूँ सारे टॉपिक्स, नॉट ऑफ द वीक ओनली, उससे पहले के भी मैं पूरा रिवाइज करता था। तो इसमें आपको बेनिफिट क्या होता था कि जैसे कि मैंने कोई इंटरव्यू वगैरह आ रहा है, कुछ आया, तो मेरी रिवीजन अगर हो रखी है ना, विद इन मैं 2-3 आवर्स मेरा ओवरऑल जो मैंने पढ़ रखा है वो रिवाइज रहता था, तो मेरा प्रिपरेशन हो जाता। मेरे को बस आगे जो प्रिपरेशन करनी होती है इंटरव्यू से पहले, मैं उन पर ज़्यादा फोकस करता था, जो उस पर हम बात करेंगे। द थिंग इन दैट केस इज रिविज़न कैसे करनी है, इस 1 वीक में एक दिन देना है। अब वो मैं क्या करता था, मैं मंडे को रखता था, मेरी प्रेफरेंस होती थी, मतलब एनी डे, तो मेरा मंडे होता था। और मैं क्या करता था, मंडे को कोई नया क्वेश्चन नहीं करता था, कुछ भी नया चीज़ नहीं उठाता था। जस्ट मैं उठा, अपना कुछ नहीं नया सोचना, मैंने अपने पुरानी चीज़ें देखी है ना, कोई क्वेश्चन है जो मेरे को लग रहा था यार मेरे से पहली बार में नहीं हुआ था, सोल्यूशन मैंने देखा था, तो आई विल सी द सोल्यूशन एंड फिर मैं मंडे को उसे रीट्रैक करता था। ठीक है, तो मंडे को मैंने क्या करा, सॉल्यूशन वगैरह देखा उसका, अगर पिछले क्वेश्चन का मैं देख रखा है तो मैं उस सॉल्यूशन को रीट्रेस कैसे करता था, कोड खोला, खुद टाइप करा, ट्राई करा कि वो मेरे से सॉल्व हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है फिर से मैं उसे मतलब ध्यान से पढ़ूंगा, उसे याद करूंगा। तो मंडे इज़ द डे जो मैंने पिछले हफ्ते जो भी कुछ करा है, जहाँ जहाँ मैं फंसा था क्वेश्चंस में, उन सब क्वेश्चंस को मैं क्लियर करता था, फिर से रिवाइज करता था, ताकि मेरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। ऐसा ना हो ना मैं सॉल्यूशन देखा, पढ़ा, इतना टाइम तब लगाया, फिर मैं भूल जाऊँ, फिर से उतना टाइम नहीं लगाना कभी। द मेन प्रॉब्लम आपको अपने आप पता लग जाएगी कब आती है, जब आपने किसी टॉपिक को बहुत टाइम दिया है ना। अगर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम में आपको गाइडेड पाथ बता रहा हूँ ना मैं, तो उसके अंदर क्या आपको टॉपिक्स पता होने चाहिए। हमारे बेसिक कौन से टॉपिक्स होते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स में, एल्गोरिदम्स में कौन से बेसिक होते हैं, मीडियम कौन से होते हैं, एडवांस में जैसे हमारा ग्राफ आ गया, डायनेमिक प्रोग्रामिंग आ गया, तो ये हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हो जाते हैं। द थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड इज़, इन टॉपिक्स को जब हम ट्रेस कर रहे होते हैं ना, तो इनको कैसे हमें ओवरकम करना है। ठीक है, इन टॉपिक्स के कैसे नोट्स भी बनाए मैंने बता दिया आपको, इनको रिवाइज कैसे करना है, इनको कैसे आपको टॉपिक्स की लिस्ट बना के उस गाइडेड पाथ में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो मंडे हो गया अपना, रिवीजन डे हो गया। ऑल राइट, सो लेट्स कम टू द कोर सब्जेक्ट्स कि कोर सब्जेक्ट्स में हमें क्या क्या करना होता था। देखो, कोर सब्जेक्ट्स के अंदर ना, आई विल रैंक दैम एक्चुअली फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। सबसे पहला तो भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है भाई। ओप्स कॉन्सेप्ट्स आर सो मच इम्पॉर्टेंट। मैंने तो मतलब अगर कहीं कोर सब्जेक्ट्स का लिखा होता था नहीं पूछेंगे, पर ओप्स तो पूछ लेते थे, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज योर DBMS प्लस योर SQL क्वेरीज ऑल्सो। सो ऐसा होता था कि जैसे हमारा SQL, मतलब आपने कोई प्रोजेक्ट बना रखा है, रिसेंटली मैंने एक देखा था, उसमें क्या था, मेरे पास ना मैंने प्रोजेक्ट बना रखा है, तो इंटरव्यूअर आस्क्ड मी कि अच्छा इसमें आपने स्कीमा कौन सा यूज़ किया था, अच्छा मेरे को ना ऐसा बताओ, अगर मेरे को इन स्कीमास को ज्वाइन करके ये चीज़ निकालनी हो तो कैसे निकालनी है। तो SQL क्वेरीज ना स्कीमा के ऊपर पूछ लेते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर पूछ लेते हैं, दिस इज़ द वे हाउ दे आस्क इट। एंड SQL क्वेरी DBMS इज सो इम्पॉर्टेंट बाय वाई, बिकॉज द कंपनीज जो है ना आजकल डेटा को मैनेज, डेटा को एनालाइज करने के बाद उससे क्या हमारे रेफरेंसेस आ रहे हैं उसको यूज़ करती है। अब उनको यूज़ देखो, आप जैसे यूट्यूब चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, आपका डेटा कैप्चर हो रहा है, आपको पता है, तो उन डेटा को कैसे कैप्चर करना है, कैसे मैनेज करना है, तो डेटाबेस बहुत हेल्पफुल रहता है। कंपनीज एक्सपेक्ट कि आपको बेसिक DBMS आ रहा हो। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली। सो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या है कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जो टॉपिक्स हैं जो मैं कहूँगा आपको कर लेनी चाहिए मेनली। बाकी इतना टाइम इन चीज़ों पे नहीं लगता, एक हफ्ता एक टॉपिक पे लगता है, लेजिट मैं बता रहा हूँ। चाहे आपका ओप्स का कॉन्सेप्ट है 1 वीक लगेगा, चाहे आपका DBMS का कॉन्सेप्ट है उसमें भी 1 वीक लगेगा। ठीक है, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी 1 वीक लगेगा। CN जो मैंने देखा है, मेरे से तो यार आज तक इतना कभी पूछा नहीं गया, बट इसके अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा ना आप मतलब ओवरऑल जो इसके क्वेश्चंस वगैरह है ना, वो रिवॉल्व करते हैं कि आपका IPv4 क्या होता है, IPv6 क्या होता है ना, आपका उसमें TCP एंड दूसरा जो UDP होता है उसके अंदर डिफरेंसेस क्या हैं। तो बहुत बेसिक चीज़ें पूछते हैं, पर कंप्यूटर नेटवर्क्स में मैंने आज तक इतना इनडेप्थ तो नहीं देखा किसी भी कंपनीज में ऐसे जाके। स्टार्टअप्स वगैरह में होता हो कि वो बिल्कुल एक्सटेंसिवली ग्रिल कर रहे हैं, तो हर एक टॉपिक पूछ रहे हैं, बट हाँ ये जो है ना रैंकिंग है पूरी एक्चुअली। एंड 5th फॉर फ्रेशर्स है एक्चुअली। तो फ्रेशर्स के हिसाब से अगर आप एक्सपीरियंस हो तो ये चीज़ ऊपर आएगी, इवन अबव द DBMS एंड बिलो द ओप्स कॉन्सेप्ट। बट जो 5th चीज़ है वो है सिस्टम डिज़ाइन। फ्रेशर्स में पूछने लगे हैं, बट बहुत रेयर, लाइक 10 में से एक कंपनी, अगर 10 इंटरव्यूज़ दोगे तो एक कंपनी में शायद पूछ लेंगे, वो भी लो लेवल क्या होता है उसके अंदर ना आपका ओप्स कॉन्सेप्ट ही यूज़ होता है।
उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ना उसके अंदर आपके रिलेशनशिप्स होते हैं, एग्रीगेशंस होती हैं, जो मल्टीपल चीज़ें होती हैं ना, बहुत लो लेवल डिज़ाइन होता है। तो आप इसको गूगल पे भी सर्च करोगे ना, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन का थोड़े बहुत मतलब रीड आउट कर लिया टॉपिक। तो इसमें क्या होता है, आपको क्वेश्चन दे दिया, दे वॉन्ट टू लाइक नो कि आप कौन सी क्लासेस बनाओगे, कैसे रिलेशन बनाओगे उन क्लासेस के बीच में, कैसे फंक्शंस लिखोगे। तो वो ऊप्स का ही पार्ट होता है लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन में। अब मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ें पढ़नी है, कितना टाइम देना है, तो 5 वीक्स मैक्सिमम 4 ही लगता है, बिकॉज कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिस्टम डिज़ाइन में इतना इन डेप्थ पढ़ना तो है नहीं, बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब ऊप्स के अंदर अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँ ना, तो टॉपिक्स के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि आपको जब स्टार्ट कर रहे हो, आपको सबसे पहली चीज़ तो भाई इनकैप्सुलेशन वर्सेस एब्स्ट्रैक्शन कैसे करना है, ठीक है। इनकैप्सुलेशन वर्सेस एब्स्ट्रैक्शन आपका कैसा रहेगा। नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज़, ऊप्स के अंदर आपके ना इनहेरिटेंस वाला पार्ट हो गया, आपका आ गया अपना पॉलीमॉर्फिज्म वाला पार्ट आ गया, ठीक है। आपकी क्लासेस कैसे बनती हैं, क्लासेस के अंदर आपके मल्टीपल चीज़ें देखना कि उसके अंदर कीवर्ड्स कैसे लगते हैं, किसी कंस्ट्रक्टर्स कैसे होते हैं क्लासेस में, नेस्टिंग कैसे होती है, डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट हाँ इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म इनका तो कोड भी लिखवाया हुआ है, मेरे को याद है। सो ऊप्स कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया क्या होता है, इनकैप्सुलेशन वर्सेस एब्स्ट्रैक्शन भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है। तो इन चीज़ों को पढ़ना है, मतलब इन द सेंस बता दिया कि ये टॉपिक्स आएंगे, ओके। अब ऊप्स की जो है ना, मैंने तो जो प्रिपरेशन की थी वो थी, मेरी एक बुक थी, तो ई बालागुरु स्वामी करके है बुक, उनकी बुक इतनी अच्छी है ना, उसके मैं चैप्टर्स बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 3 से लेकर 9 तक। इस बुक को आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो, अगर आपको मिल जाता है PDF, नहीं आप खरीद सकते हो। तो ये जो चीज़ है ना, इनकी बुक बहुत अच्छी है, चैप्टर 3 से 9 आप करोगे हो जाएगा। बात आती है DBMS की। DBMS के भी ना कोर्सेज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। आप डायरेक्टली सर्च करोगे, उसकी कोर्सेज़ की वीडियोस देख लोगे। आपको SQL क्वेरीज़ की प्रैक्टिस करनी हो तो ऑनलाइन बहुत सारे प्रैक्टिस वाले हैं कि प्रैक्टिस टॉप 100 SQL क्वेश्चंस एंड ऑल, सो वो सब आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो DBMS के अंदर भी आपको सेम ही है कि आपको 1 हफ्ता लगता है इन चीज़ों में। DBMS की जो टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ कि क्या क्या पूछ सकते हैं, मैंने देखा है नॉर्मलाइजेशन क्यों लगती है, क्या होता है, वो सारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट चीज़ एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कैसे हैंडल होती हैं, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं, ओके। सो मैंने नॉर्मलाइजेशन बता दिया, एसिड प्रॉपर्टीज़ बता दिया, है ना, ये सारा कुछ मैंने आपको पूरा लिख के बता दिया। द नेक्स्ट थिंग इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ना लोग जनरली क्या पूछते हैं, अगर 5 इंटरव्यूज़ है ना, तो शायद 2 या 3 में पूछा जाएगा, बिकॉज बाकी में ऊप्स या DBMS पूछ लेंगे। और अगर कुछ कंपनीज़ की बात करूँ जैसे अमेजॉन है, वो तो कोर सब्जेक्ट्स पूछती नहीं है, ऊप्स का पूछ लेंगे पर उससे आगे नहीं पूछते वो फ्रेशर्स के लिए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, आपका जो अपना टॉपिक्स है ना, सबसे पहला जो है आपका इनिशियली आता है प्रोसेस वर्सेस थ्रेड, क्या चीज़ें होती हैं, है ना, थ्रेड्स कितना अच्छा होता है, क्या इसमें डिफरेंसेस है, मल्टी कोर CPU एंड ऑल, उसके अंदर सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, प्रोसेस वर्सेस थ्रेड हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका प्रोसेस वर्सेस थ्रेड के अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो आ सकता है आपका म्यूटेक्स क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन में आप कैसे कोड को हैंडल करते हो एक्चुअली। तो क्रिटिकल सेक्शन अगर कोड का अगर आपने दे रखा है तो उसके अंदर हैंडलिंग कैसे होती है कोड की। अगर इससे आगे की बात करूँ मैं क्रिटिकल सेक्शन से, तो आपके पास आ जाएगा आपका डेडलॉक कैसे लगता है, हैंडल कैसे होता है डेडलॉक वगैरह, उसके क्या क्या मैकेनिज़म्स हैं एंड ऑल, ठीक है। इसकी इनकी जो दोनों की चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें इनकी ना 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो 4 कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मतलब सेटिस्फाई करती हैं इन कंडीशंस को, वो चीज़ें होगी, वो बहुत पूछते हैं। और एक होता है हमारा वर्चुअल मेमोरी वाला, कि वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, कैसे हम मेमोरी को मतलब सेगमेंटेशंस क्या होती हैं, फ्रेगमेंटेशंस क्या हो रही है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, मेमोरी वाला मेमोरी मैनेजमेंट वाला पार्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों के ऊपर जहाँ ज़्यादा वीक लगता है, मैं बिल्कुल इन चीज़ों के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आपको प्रिपरेशन करनी हो, कैन गिव मोर टाइम, ठीक है। आपके पास रिसोर्सेज हैं, बुक्स हैं, यूट्यूब पे बहुत चीज़ अवेलेबल है। मैं डायरेक्टली आपको फ्री रिसोर्सेज के बारे में इसलिए बता रहा हूँ। कोडिंग निंजास की, आप कोडिंग निंजास की वेबसाइट पे जाओगे ना, गाइडेड पाथ पे जाओगे, आपको तो पूरा स्ट्रक्चर्ड के साथ मिलेगा कंटेंट। तो जहाँ से भी आपको कंफर्टेबल लगे, नोट्स बनाने सेम वे में, यहाँ पे भी रिवीजन भी सेम वे में करनी। मैं तो मंडे ही करता था इस चीज़ की रिवीजन भी, ऑलराइट। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट थिंग इज़ आपका प्रोजेक्ट्स देखना। सी इफ़ यू आर इन फर्स्ट ईयर, है ना, आप फर्स्ट ईयर में हो, आप सेकेंड ईयर में हो, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। आप क्या कर सकते हो, कोर्सेज देख लिया कोई आपने प्रोजेक्ट का, है ना, आपने कोई डोमेन चूज़ कर लिया, यार मेरे को AIML करना है, मेरे को ब्लॉकचेन करना है, मेरे को क्रिप्टो करना है, ऐप करना है, वेब करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। सो आपको इन काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इनके अलावा भी हैं बहुत सारी।
तो अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है ना, आप कोर्सेज़ लो। एक तो कोर्स वाला प्रोजेक्ट हो जाता है, एक आप अपना खुद से स्क्रैच से बना सकते हो, एक आपने हैकाथॉन लगा ली, एक आपने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर लिया। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। इन चीज़ों को आप पक्का कर सकते हो फर्स्ट सेकेंड ईयर में। अगर आप थर्ड फोर्थ ईयर में हो ना, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, जो मैं कई बार फॉलो करता हूँ, कि अगर मुझे कोई चीज़ सीखनी है ना, पहले मैं डोमेन चेंज कर लिया, मैंने कोई प्रॉब्लम सोच ली कि प्रॉब्लम आइडिएशन मेरी ना, एक अभी लाइव वेबिनार हुआ था, हाउ टू मेक ग्रेट प्रोजेक्ट्स एंड क्रैक प्लेसमेंट्स। उस वेबिनार में मैंने अच्छे से डिस्कस किया था कि हाउ लाइक हमें एक आइडिया देखना चाहिए, एक अच्छे प्रोजेक्ट की क्या क्या खासियत होती है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आइडिएशन हो गया, आपका प्रेजेंटेशन हो गया, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यूअर को प्रोजेक्ट दिखाओगे ना, प्रोजेक्ट्स यार शो ऑफ के लिए होता है। मतलब आपकी लर्निंग तो डेफिनेटली है उसमें, पर शो ऑफ इन द सेंस क्या है, जब भी आप किसी को प्रोजेक्ट दिखाओगे उसे अच्छा भी लगना चाहिए ना। आपने अगर बैकएंड इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया और आप किसी को दिखा रहे हो कि यार फ्रंट एंड पे तो HTML है, अब कोड तो कोई देखता नहीं है ना उस पॉइंट पे। आई एग्री, आपका कोड सोर्स बहुत अच्छा है, बट उसके अंदर इंटरेस्ट कब आएगा, जब आपका फ्रंट एंड भी अच्छा होगा, सामने वाले को इंटरेस्ट आएगा उसे यूज़ करने में। तो आइडिया हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, क्या क्या चीज़ें हम फॉलो करनी चाहिए हमें, वो हो गया। हमारे आर्किटेक्चर्स हो गए, MVC आर्किटेक्चर्स है हमारा। इसके अलावा हमारे काफ़ी सारे आर्किटेक्चर्स हो जाएंगे। और इसके अलावा हम अगर API बनाए तो REST API हो गया, SOAP API हो गया। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ऑलराइट, सो ये हमारे सारे थर्ड और फोर्थ ईयर में, मतलब ओवरऑल एक गुड प्रोजेक्ट के लिए करने के लिए चीज़ें हैं। और अगर हमें कोई चीज़ सोचनी है, वो है डोमेन। डोमेन आपने चूज़ कर लिया, आपने कोर्स देख रहे हो, तो कोर्स के बीच में क्या, अपना जो प्रोजेक्ट आपने आइडिया सोचा है ना, उस आइडिया के साथ साथ ना कोई गिटहब पे रैपो देख लो। मैं नहीं कह रहा उसे क्लोन करना है, द वे द थिंग इज़, आपने लॉजिक सोच लिया, आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हो, आप कोर्स देख रहे हो, आप उन चीज़ों से मिला के अपना कुछ बनाओगे ना आइडिया, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट्स। एंड आपका कोर्स सब्जेक्ट्स क्या हो गया, लैंग्वेज हो गया। तो इन चीज़ों को कितना टाइम देना चाहिए, अगर थर्ड फोर्थ ईयर में हो तो 2 days पर वीक मैक्सिमम। क्योंकि आपको जो DSA एंड लैंग्वेज है ना, उसको आप मतलब कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा 4-5 दिन, वो छोड़ ही नहीं सकते किसी भी टाइम। सेम इन द फर्स्ट ईयर ऑल्सो, आप ज़्यादा ज़्यादा 3 से 4 दिन दे दो, पर 2 से 3 दिन तो आपको DSA करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम के साथ भी बता दिया, कोर्सेज भी बता दिए, सारा कुछ मैंने बता दिया, आपको क्लियर कर दिया ना। तो मेन थिंग इज़, अगर आप आते हो रिज्यूमे कैसे बनाना है। अब आपने यार लैंग्वेज प्रिपेयर कर ली, कोर्स सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर लिया, प्रोजेक्ट्स भी बना लिए अच्छे से, पर रिज्यूमे कैसे प्रिपेयर करना है वो चीज़ देखते हैं। ओके, सी यार मेरे साथ क्या हुआ था, मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैंने कैनवा करके एक वेबसाइट है ना, कैनवा के अलावा बहुत सारी ऑनलाइन टेम्पलेट वाली वेबसाइट्स होती हैं। मैंने टेम्पलेट उठाया था जिसमें ग्राफिक्स वगैरह थे, अच्छा कलर था, बैकग्राउंड वगैरह, वो सारा कुछ था। तो अगर ये चीज़ें मैं उठाता हूँ ना कैनवा का, इसके अंदर क्या होता है कि मैंने बहुत ब्यूटीफुल रिज्यूमे बना लिया देखने में। बट इंडिया में आज की डेट में वो इशू क्या आता है, कंपनी है एक, मतलब कंपनी अगर एक इन द सेंस, अगर एक कंपनी है उसके अंदर अगर 100 पोजीशन ओपन है ना, तो उस 100 पोजीशन के लिए आपको कम से कम 50,000 एप्लीकेशंस आती हैं। हाउ टू लाइक ट्रैक दोज 50,000 एप्लीकेशन मैनुअली इज़ इम्पॉसिबल। ओके, तो वो एक सॉफ्टवेयर यूज़ करती है ATS। ना द पॉइंट इज़, ATS क्या है, बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में। ATS में क्या होता है, अगर आप ये चीज़ डालोगे ना, इसे कुछ अगर हल्का सा भी एरर आया, ये थ्रो ऑफ कर देगा कि ये रिज्यूमे मेरे को देखना ही नहीं। आपने इतना अच्छा रिज्यूमे बनाया, आपके पास क्वालिटी है, स्किल्स हैं, सारा कुछ है, बट वो थ्रो कर देगा क्योंकि इसमें एरर आते हैं जनरली। फॉन्ट का एरर आ गया, क्योंकि फैंसी फॉन्ट होता है तो उसे पता नहीं है क्या चीज़ लिखी है उसके लिए, तो जार्गन है सब कुछ। बैकग्राउंड कलर एक इशू हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट इस ATS के अलावा जो अपना मेन चीज़ आता है, इसमें आपको क्या रखना चाहिए, एक नॉर्मल वर्ड का डॉक्यूमेंट बना लो। ठीक है, बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे ऑनलाइन वर्ड के डॉक्यूमेंट के। नहीं तो ना हार्वर्ड का एक मेरे को याद है ऑनलाइन ना, एक ऐसे ना PDF है, हार्वर्ड रिज्यूमे टेम्पलेट्स करके। उसमें बिल्कुल बेसिक वर्ड के बहुत अच्छे टेम्पलेट्स हैं। अब इसके अंदर भी ना आपको मल्टी कॉलम रखना है तो कर लो, बट आई वुड से सिंगल कॉलम रखो, ऐसे ऐसे सिंपल रिज्यूमे, कोई इशू नहीं करना। अब रिज्यूमे आपने बना लिया, हार्वर्ड का रिज्यूमे टेम्पलेट यूज़ कर लो, वर्ड का टेम्पलेट यूज़ कर लो, कोई भी रिज्यूमे टेम्पलेट यूज़ कर लो। एंड उसके बाद आपको जो इशू देखना है इसमें जो आएगा नहीं ना, आपका रिज्यूमे सिलेक्शन में ईजी हो जाएगा। ATS में डालेंगे, ATS वुड बी लाइक ओके आई कैन अंडरस्टैंड द फॉन्ट। अब मैं चीज़ें बताता हूँ आपको रखनी क्या क्या है। फॉन्ट अंडरस्टैंड कर रहा है, ATS सब समझ रहा है, पर ATS को क्या देखना है एक्चुअली, वो ये चीज़ें हैं। सबसे पहले आता है आपका इसके अंदर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आता है आपका इंटर्नशिप्स या प्रोजेक्ट्स क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आपने ये चीज़ें लिखी है ना, प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप, इसके बीच में आप स्किल्स लिख सकते हो अपने रिज्यूमे में। इसके बाद आप लिख सकते हो कि ओके मैंने ये चीज़ें करी हैं, ये सारा कुछ मैंने एक्सप्लोर किया है। अगर आपके पास इसके बाद भी कुछ जगह बची तो आप अपनी अचीवमेंट्स डाल दो इसके बीच में।
है ना। इनिशियली जो आप लिखोगे ना टॉप पे, वो टॉप पे क्या होगा, आपका नेम होगा, आपका ईमेल होगा, आपका लिंक्डइन एंड गिटहब के ना लिंक्स होंगे। अब मैं इनको ब्रीफली बताता हूँ, इनको लिखो और इनका ना हाइपरलिंक बनाना है आपको, ठीक है। रिज्यूमे में आप बना सकते हो, एजुकेशन डाल लो, स्किल्स डाल लो, इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स के अंदर जो आपने अगर काम किया है ना उनको तो होस्ट करना ही है। इंटर्नशिप का तो होता ही होगा, बट प्रोजेक्ट्स में जैसे कोई प्रोजेक्ट बनाया तो गिटहब लिंक नहीं डाला, कोई कोड देखेगा नहीं ना इनिशियली, आप वो देखो। तो आपको इसके अंदर सबसे पहली चीज़ यही देखनी है कि आपको प्रोजेक्ट्स बनाया है, इंटर्नशिप लिखी है, कुछ भी करा है, तो उसके अंदर अचीवमेंट्स है आपकी या फिर जो भी हैं इनके अंदर ना अगर आप बोल्ड कर सकते हो चीज़ें कि यार कोई रिज्यूमे पढ़े तो उसकी नज़र उस पर जाए। प्रोजेक्ट्स लिखे हैं तो प्रोजेक्ट्स के अंदर आप गिटहब प्लस होस्टेड लिंक बनाओ। ऑलराइट, सो गिटहब अगर लिखा है तो गिटहब में होस्टेड लिंक्स भी बनाने हैं। नेक्स्ट मूविंग अहेड, आपका रिज्यूमे बन जाएगा ऐसा बिल्कुल बोल्ड कर रखी है हमने चीज़ें, आपने लिंक्स बना रखे हैं। तो एटीएस क्या करेगा, लिंक्स देखे और लिंक्स हैं इसके ऊपर, इट इज़ गोइंग समवेयर, बोल्ड कर रखी हैं चीज़ें, तो बोल्ड चीज़ों को वो उठा लेगा। एंड कीवर्ड्स मैटर करता है कि आपने लिखा हो कि मैंने AWS पे काम किया, मैंने Node.js पे काम किया, मैंने जावा कॉटलिन पे काम किया, तो वो कीवर्ड्स उठा के वर्क अराउंड कर लेता है चीज़ों को। दैट इज़ ऑल अबाउट द थिंग जो रिज्यूमे में आपको देखनी है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ हाउ टू अप्लाई एंड प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। सो आपका जो ऑन कैंपस अगर कंपनीज आ रही है ना, तो मेन सिचुएशन तो आपकी सॉल्व हो चुकी है कि कंपनीज अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आपका टेस्ट तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको ऊपर चीज़ें बता दी, प्रिपरेशन कर ली, रिवीजन कर लिया, सारा कुछ कर लिया। जब इंटरव्यू आता है, इंटरव्यू के बारे में बाद में बताएंगे, पहले ऑफ कैंपस पे आ जाते हैं। ऑफ कैंपस के लिए क्या होगा, आपको टेस्ट तक के लिए फ़ाइट करनी पड़ती है कि यार मेरे को टेस्ट लिंक मिल जाए, मेरे को HR मतलब मेरे को कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जहाँ मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। तो इसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ है ना, आपका रिज्यूमे ही था जो मैंने ऊपर बनवाया ना। रिज्यूमे ऑफ कैंपस में बहुत काम आता है। नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज़, ओके आपने रिज्यूमे लिख लिया, आपने सारा कुछ कर लिया, अब इस चीज़ को भेजना कैसे। तो देर आर मल्टीपल वेज। पहली बात तो अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे देखें, मैंने क्या करा था, मैंने एक PDF बना ली थी जिसके अंदर मैं क्या करता था, करियर पेज लिख लेता था अच्छी अच्छी कंपनीज़ के, मतलब नेट पे मैंने देखा 20-30 कंपनियाँ, इनके करियर पेज का लिंक डाल दिया। एवरी संडे और मंडे, लाइक जब भी मेरा फ्री टाइम होता था 2-3 घंटे में क्या करता था, हर एक वेबसाइट पे जाता था, हर एक के करियर पेज पे जाने के बाद मैं जॉब IDs नोट कर लेता था। अगर रेफरल मिल सकता है, रेफरल कैसे, लिंक्डइन पे, तो मैं उस जॉब ID को लिख के रेफरेंस से ले लेता, नहीं तो मैं डायरेक्टली अप्लाई भी कर देता था कहीं में। तो नेक्स्ट थिंग क्या करता था, लिंक्डइन पे जाके मेरा या फिर HRs की अगर मेल मिल जाती है तो मैं क्या करता था, उनको मैं मैसेज कैसे लिखता था, मैं लिखता था मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो इस कंपनी में काम करते हैं, उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरे को भी इस कंपनी में काम करना है, इस रोल के लिए करना है, ये मेरा रिज्यूमे का लिंक है, तो एक bit.ly करके वेबसाइट से शॉर्ट लिंक बना लेना आप ड्राइव का और वो डाल देना। और इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कैन लाइक इफ़ आई एम अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर द पर्टिकुलर जॉब, कैन यू प्लीज़ रेफर मी, और प्लीज़ अगर HR तो प्लीज़ इनिशिएट माई प्रोसेस। सो दिस इज़ द वे हाउ यू शुड बी लाइक अप्लाइंग, है ना। अप्लाइंग के लिए इसके अलावा यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, टेलीग्राम पे चैनल्स हैं जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ रेगुलरली अपडेट के साथ मिलती हैं। दिस इज़ द वे दैट यू शुड बी थिंकिंग। अब इंटरव्यू आ गया, टेस्ट क्लियर कर लिया है, टेस्ट की भी प्रैक्टिस कर चुके हो गए आप, और अब इंटरव्यू के लिए आपको पता है क्या चीज़, मेन चीज़ रखनी है माइंड में। इंटरव्यू के लिए आपको रखना है कि जो आपका सबसे पहले कंपनी कौन सी है उसका ना GFG पे जाओ, या अपने कोडिंग निंजास पे भी ना एक्सपीरियंस, दोनों पे क्या है कि अच्छे से एक्सपीरियंसेस लिखे हुए हैं लोगों के, क्योंकि इस राउंड में ये पूछा, इस राउंड में वो पूछा, कम से कम 30 एक्सपीरियंसेस तो होंगे ही होंगे और उन्हें पढ़ लेना है। आपने रिवीजन कर रखे तो उस चीज़ों में टाइम कम लगेगा। इधर एक्सपीरियंसेस पढ़ के आपको आइडिया पता क्या लगेगा कि कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, इंटरव्यू का पहले 5 मिनट क्या पूछते हैं, 10 मिनट क्या पूछते हैं, उनका एक स्ट्रक्चर पता लग जाता है। अमेजोन का पता लग जाता है पढ़ के कि पहले 5 मिनट इंट्रोडक्शन होगा अमेजोन इंडिया का, फिर 25 मिनट्स के 2 क्वेश्चन होंगे, फिर 5 मिनट्स का आउटरो होगा, ठीक है। तो आपको एक स्ट्रक्चर जब पता लग जाता है ना कंपनी का कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप प्रिपेयर हो जाते हो मेंटली। आपको कई बार तो क्वेश्चन भी सेम आ जाता है, सही मैं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे क्वेश्चंस भी सेम आ जाता है। तो आप एक्सपीरियंसेस पढ़ो, स्ट्रक्चर्स का प्रिपेयर कर लो, 5-10 मिनट्स पहले आप कंपनी के इंटरव्यू में बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठो, आपको कोई टेंशन नहीं है किसी चीज़ की। आपको क्या करना है, बस अपना जो भी इंटरव्यू है, एक्सपीरियंस है कोडिंग निंजास का, आपका GFG का, उसको पढ़ो और आराम से आप क्लियर करना है, ठीक है। 5-10 मिनट पहले गाने सुनो, चिल करो, ऐसे मोटिवेटेड रहना है कि सामने वाला इंटरव्यूअर है तो बहुत अच्छी कन्वर्सेशन करनी है। इंटरव्यू देना भी एक आर्ट है, ऐसा नहीं है कि वो आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर करना है।
आपको एक कॉन्वर्सेशन बिल्डअप करनी है। आप क्वेश्चन से याद कर लो कि कंपनी के बारे में मुझे ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, मेरे को ये पूछना है। आप ऐसी बात करो कि वो भी हंसे, आपको सुन के ऐसा लगे कि यार ही इज़ क्यूरियस टू ज्वाइन। ये चीज़ माइंड में हमेशा रखनी है। मैंने काफ़ी दोस्तों को देखा अपने कि वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, दे आर लाइक हाँ कंपनी में जाना है, बट वो क्वेश्चन पूछ रहा है, आप आंसर दे रहे हो एंड देन साइलेंस। साइलेंस नहीं रखो, उससे कुछ भी नॉर्मली एक टॉकेटिव मैनर में बात करते रहो अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। आपको इंटरव्यू में कैसे प्रिपेयर करना है, अच्छे से बात करना है, कैसे क्रैक करनी है अगर ऑफ कैंपस ऑन कैंपस प्लेसमेंट। द मेन फाइट जो इंडिया में है कंपटीशन है, एप्लीकेशन नंबर देख रहे हो आप कितना ज़्यादा है, तो आपको टेस्ट लिंक तक आना है। टेस्ट लिंक के बाद अगर प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी है तो यू विल जस्ट ओवरकम एवरीथिंग, तो वहाँ से प्रोसेस ईजी हो जाता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक हमारा क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं फिर से बता दूं, हमारा जो कोडिंग निंजास का कोर्स स्टूडियो प्लेटफॉर्म है हमारे, उसके अलावा कोडिंग निंजास के इतने सारे कोर्सेज हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स पे हैं, प्रोजेक्ट्स पे हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट यू कैन एक्सप्लोर। यूट्यूब चैनल पे एक्सप्लोर कर लो, प्लेलिस्ट बनी हुई है हर चीज़ों की। तो आप जाइए, इस पर क्या है, बहुत सारे एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। आपके साथ रोज़ लाइव वीडियोस का लिंक शेयर होता है ना, 7 PM पे। तो आप उस वीडियो पे जाओ, उस वीडियो से हर एक बंदे का एक्सपीरियंस ऑन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक, मोटिवेशन मिलेगी आपको। तो दैट इज़ द थिंग दैट आई वुड से, टू सब्सक्राइब द कोडिंग निंजास यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन so that you get notified for every new video, okay? And do like, share and comment on this video if you really like this video, if this video was helpful for you, okay? This is all about this video. Thank you, bye bye.